हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी क्लास 12th की अरिहंत की बुक हमारे पास है टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें हमारा जो लेसन 1 है पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, तो उससे रिलेटेड हम एक एक करके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन बस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शुरुआत में कह दूं कि ना आपको सबसे पहले ये वीडियोस का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आप पहले क्वेश्चंस खुद ट्राई करोगे 5-10 और फिर उसके बाद आप गाइडेंस के तौर पे केवल इस वीडियो को देखोगे, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो ही वो डाउट केवल आपका सॉल्व हो जाए। ये ना हो कि आप सारे क्वेश्चंस जो हैं सिंपली वीडियो को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि आप कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप डिपेंडेंट हो जाओगे इन वीडियोस पे। तो प्लीज़ आप पहले इन 5-10 क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो और उसके बाद सिर्फ जो एक आउटसाइड गाइडेंस के तौर पे जो इन वीडियोस को देखो, ठीक है। तो उससे सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और आप इंडिपेंडेंट फील करोगे और खुद से सॉल्व करना आपको आएगा अगर आप पहले खुद ट्राई करोगे। चलिए सबसे पहले हमारा जो लेसन 1 है अरिहंत में पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बुक अपने साथ रखिएगा, खोल के रखिएगा, पीडीएफ या बुक। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्टनर हु लेंड्स merely द रेपुटेशन टू द फर्म एंड डज नॉट शेयर अ इंटरेस्ट। तो इसका आंसर होगा सी, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर बेसिकली इसलिए ही बनते हैं ताकि बेसिकली क्या है कि अगर कुछ 2-3 नए लोग पार्टनरशिप फर्म शुरू कर रहे हैं तो वो इतने फेमस नहीं होंगे, इतने एक्सपीरियंस्ड भी नहीं होंगे, तो इसलिए उनकी पार्टनरशिप फर्म के पास बिजनेस आ नहीं पाएगा शुरुआत से, उनके कस्टमर्स या क्लाइंट्स जल्दी से नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगर उनके नोन में कोई फेमस इंसान है जो उनका फ्रेंड है या रिलेटिव है, तो उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप भी हमारे फर्म में जो है ऑन पेपर पार्टनर बन जाओ। भले ही उसके अलावा आप इंटरफेयर मत करना और कोई मतलब जो है हम आपको मीटिंग्स में भी नहीं बुलाएंगे, लेकिन बस ऑन पेपर पार्टनरशिप डीड में लिखने दो कि आप भी पार्टनर हो। तो एक ये वाला जो बंदा है जो केवल नाम के लिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की हेल्प करने के लिए अपने आप को एज अ पार्टनर शो कर रहा है और अपनी एक तरह से इसलिए ताकि उसकी रेपुटेशन यूज़ की जा सके इस फर्म द्वारा, तो इसलिए इस तरह के पार्टनर को कहते पार्टनर ही है, मतलब टेक्निकली ये पार्टनर ही है। अगर फर्म के ऊपर लाइबिलिटी आती है तो इसके ऊपर भी आएगी बाकी पार्टनर्स की तरह, लेकिन हाँ उसके अलावा बिजनेस में इसका कोई और इंटरेस्ट नहीं होता और इसलिए इसको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो पहला हो गया। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप बीइंग साइलेंट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स फॉर नो इंटरेस्ट ऑन। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस ये होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स के लेन देन के लिए कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, और अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा इस बारे में तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में देखते हैं क्या लिखा है, और वहाँ पे सिंपली ये लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लेन देन नहीं कर सकते, दोनों का ही लेन देन नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है? पार्टनर को फर्म से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसको मिलता है? फर्म को पार्टनर से। अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स करता है अपने प्रॉफिट में से, साल खत्म होने से पहले ही अगर वो अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर रहा है कैश फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जिस पे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा फर्म को। लेकिन ये दोनों ही लेन देन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के तभी होंगे अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट डैश परसेंट इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स लोन। तो वही बात है कि इंटरेस्ट जो पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो उस पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा किस हिसाब से? पहले तो देखा जाएगा पार्टनरशिप डीड, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने परसेंट से मिलेगा, तो इसका आंसर होगा 6% पर एनम। तो पर एनम का मतलब ये होता है कि जितने महीने यूज़ किया है पैसा फर्म ने उस पार्टनर का, उतने महीने का ही हम लास्ट में जो इस फिगर को साल का जो आ रहा है 6% लगा के उसको रिड्यूस करके उतने महीने पे ले आएंगे। यानी कि 6% लगा के अगर 10,000 आ रहा है, लेकिन अगर यूज़ पैसा 8 महीने ही किया है तो 6,000 इंटू 8/12 भी करेंगे, तो पर एनम लिखने का ये रेलेवेंस होता है, ताकि उतने महीने का ही चार्ज किया जाए इंटरेस्ट जितने महीने फर्म ने उस पार्टनर का पैसा लोन के रूप में यूज़ किया है। नाउ तो इसका आंसर हो गया बी, 6% पर एनम, पर ईयर, एनम मतलब ईयर। नाउ फोर्थ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड डैश पार्टनर गेट्स मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा डी, नो वन। क्यों? क्योंकि देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो पार्टनर्स जो हैं आपस में प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी को ज़्यादा मिलेगा या किसी को कम मिलेगा? नहीं। तो यही पूछ रहा है कि क्या किसी को ज़्यादा मिलेगा क्या बाकियों से? तो इसका आंसर है नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से सबको इक्वल मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा दूसरे से। नाउ फिफ्थ, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग अ ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ द एवरेज पीरियड इज डैश मंथ्स। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि हम टाइमलाइन बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टाइमलाइन बनाते हैं और देखते हैं कि पहली जो ड्राइंग हुई है और जो आखिरी ड्राइंग हुई है वो किस किस डेट को हुई है और वहाँ से कितने महीने बचे हैं साल ख़त्म होने में, यानी कि 31 मार्च आने में। और उन दोनों फिगर्स को हम उनकी एवरेज ले लेते हैं 2 से डिवाइड करके प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहे हैं तो पहली ड्राइंग जो होगी 1 अप्रैल को, पहला महीना अप्रैल और उसका पहला बिगिनिंग में कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को करा होगा। और आखिरी बार ड्राइंग कब करी होगी? आखिरी महीने की शुरुआत में, यानी कि 1 मार्च को। तो यहाँ से कितने कितने महीने बचे हुए हैं साल खत्म होने में? तो 1 अप्रैल से बचे हुए हैं 12 महीने और 1 मार्च से बचा हुआ है 1 महीना। तो ये हो गया 12 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि दो चीज़ों की एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6.5 और यही है हमारा एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड हमारा आ जाएगा 6.5। इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन 5 का हो गया आंसर सी, 6.5 मंथ्स, ठीक है। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ ब्लाइंडली सिर्फ सुनना मत, पहले आप खुद ट्राई करना और उसके बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आप उस क्वेश्चन पे ऑलरेडी पहले वर्क कर चुके होगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे ऑप्शंस भी नहीं बोल रहा, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोल के आंसर बता रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ पहले खुद ट्राई करना, तभी आपको जो है एक्चुअली कुछ लगेगा कि आप खुद से कर पा रहे हो, नहीं तो सिंपली आप वीडियोस को सुन रहे हो और वीडियो सुनने में कोई एफर्ट नहीं लगता। लेकिन हाँ, पहले आप ट्राई करोगे तो एफर्ट आप लगा चुके होगे और फिर सिंपली वीडियो से आपके डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर कोई आ रहे होंगे, या आपने अगर कोई तुक्का मारा होगा तो वो आपको रीज़न भी पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खुद ट्राई करो। नाउ सिक्स्थ, सैलरी टू अ पार्टनर इज डैश विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। तो इसका आंसर है एप्रोप्रिएशन। तो बेसिकली सैलरी हम तभी देते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफ़ॉल्ट ये तभी दिया जाता है पार्टनर्स को, उनके कैपिटल अकाउंट में तभी डाला जाता है फर्म द्वारा जब उस साल प्रॉफिट राइज होता है। तो इसलिए, और प्रॉफिट को बांटने के तरीके हैं ये कि प्रॉफिट आ गया, अब उसको किस किस तरह से बांट रहे हैं हम पार्टनर्स में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट को किस किस तरह से आप बांट रहे हो अलग अलग नाम से, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं वो सारी फिगर्स। तो सैलरी भी जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होती है और ये तभी दी जाती है अगर उस साल प्रॉफिट राइज होता है। और दूसरी बात, ये तभी दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हम सैलरी नहीं दे सकते अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिख रखा है कि हम सैलरी कितनी देंगे कि नहीं। नाउ सेवंथ क्वेश्चन है कि विद कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे जब हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाते हैं, यानी कि जैसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब फॉलो होता है तो हर पार्टनर के 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सिंपली हम ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस जो होती है फर्म और पार्टनर के बीच में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पार्टनर का जो करंट अकाउंट होगा वो डेबिट तब होगा अगर हम पार्टनर से कुछ वसूल कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं उससे, और क्रेडिट तब होगा जब उसको हम कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए जो है फर्म, क्योंकि फर्म बना रही है ये अकाउंट, तो फर्म डेबिट तब करेगी जब उसको अपनी लाइबिलिटी घटानी होगी, यानी कि जब उसको कुछ वसूल करना है पार्टनर से, और क्रेडिट तब करेगी यानी कि लाइबिलिटी बढ़ाएगी तब जब वो कुछ रिकॉर्ड करिए कि इतना पैसा और देना है पार्टनर को बिजनेस एंड होने पे। तो इसलिए यहाँ पे आप मुझे बताइए कि डेबिट साइड क्या क्या आएगा और ऑड वन आउट क्या है, कि कौन सी चीज़ डेबिट साइड नहीं आती पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग्स आता है, अगर आप मानो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो आता है करंट अकाउंट में डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी वसूल किया जाता है पार्टनर से, तो ये भी फर्म की लाइबिलिटी कम करता है, तो इसलिए इसके थ्रू भी फर्म उस पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करती है। सैलरी जो है ये डेबिट नहीं करता, ये क्रेडिट करता है पार्टनर के करंट अकाउंट को, क्योंकि सैलरी का अमाउंट फर्म प्रॉमिस करती है कि ये अमाउंट हम आपको देंगे, तो इतने अमाउंट से फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर के प्रति बढ़ जाती है, इसलिए वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते वक्त पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा सी, क्योंकि सैलरी पार्टनर्स के करंट अकाउंट को
क्रेडिट करती है, ना कि डेबिट। नाउ एट्थ, अ पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड डैश, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर्स। तो इसका आंसर है सब हम पार्टनरशिप डीड में इन सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, पार्टनर्स के बारे में भी कंप्लीटली और बिजनेस के बारे में भी कंप्लीटली। ठीक है, ओके। तो एट्थ का हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ नाइन्थ, इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा ए, करंट ईयर्स प्रॉफिट। गुडविल तो हमारा एक असेट है। रिजर्व्स बेसिकली जो हम इस साल के प्रॉफिट या पिछले सालों के प्रॉफिट को जो हमने गुल्लकों में डाल रखा है वो, तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं कमीशन वगैरह देने के लिए। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट आ रहा है उसी को ही यूज़ किया जाता है और उसी को यूज़ हम कर सकते हैं और किसी को नहीं। किसको देने के लिए? कमीशन को देने के लिए या सैलरी को देने के लिए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9 का होगा ए, करंट ईयर्स प्रॉफिट। नाउ 10 का जो है आप हमें बताने कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो सभी पार्टनरशिप में कुछ फीचर्स होते हैं, तो इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ज़रूरी नहीं है कि वो फीचर हुई हो हर पार्टनरशिप का। तो एटलीस्ट 2% ये होते ही होते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ये भी होता ही होता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट के लिए यानी कि चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हम पार्टनरशिप सेटअप नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, नाउ सी है रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो अभी तक हमारा आंसर बन रहा है सी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट ही हो, ओरल भी हो सकता है पार्टनरशिप डीड। डी जो है, पार्टनर्स आर एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स टू बिजनेस। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पार्टनर्स जब काम कर रहे होते हैं तो वो बाकियों के लिए भी कर रहे होते हैं और अपने लिए भी कर रहे होते हैं हर वक्त, हर पार्टनर। तो इसको हम बोलते हैं कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर है कि ए, बी और डी तो होते ही होते हैं पार्टनरशिप में, सी ज़रूरी नहीं है, इसलिए सी को हम कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। तो यहाँ पे जो है 10 का आंसर हो गया सी, रिटन एग्रीमेंट। नाउ 11th, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप आर ऑल्सो नोन एज। तो देखिए, आर्टिकल्स का मतलब होता है कि किस तरह से डे टू डे बिजनेस रन किया जाएगा। वो जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कंपनी के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए, जिसमें हम डे टू डे किस तरह से रन करेंगे उस बिजनेस को और अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें हम लिखते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, अब मैं आपसे पूछूं तो किसको कह सकते हो आप इन ऑप्शंस में से? तो इसका आंसर आपको भी लगेगा बी, पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर सभी चीज़ें एग्री करते हैं और ये भी एग्री करते हैं कि किस तरह से वो डे टू डे में बिजनेस को रन करेंगे। तो 11 का आंसर हो गया बी, पार्टनरशिप डीड। नाउ 12, व्हाट इज द एवरेज पीरियड इन केस द पार्टनर विड्रॉज कंसिस्टेंटली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर अ ईयर। तो यहाँ पे देखिए, हर क्वार्टर के अंत में, तो पहली बात तो क्वार्टर 4 होते हैं, अप्रैल, मई और जून का एक क्वार्टर, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक क्वार्टर और जनवरी, फरवरी, मार्च का एक क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर हो गए, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। नाउ ये सारी बातें, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन करते रहना, और मैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस किस तरह से आपको गाइडेंस वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपको डाउट अगर आ भी जाए तो आप फटाफट सिंपली वीडियोस को देख के जो आगे पीछे करके आप जो है उसको वहीं पे वहीं सॉल्व कर लो और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। तभी मैं आप बहुत फास्ट तरीके से बना रहा हूँ इन सभी वीडियोस को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हर क्वार्टर के अंत में कर रहे हैं ना, तो पहली बार कब करी होगी, आपको 2 डेट्स चाहिए। यहाँ पे भी आपको उसी तरह से निकालना है एवरेज पीरियड कि पहली बार ड्राइंग कब करी होगी और आखिरी बार कब करी होगी, और वहाँ से आपको कितने कितने महीने बचे हैं साल खत्म होने में, उन दोनों फिगर्स की एवरेज चाहिए। तो पहली बार इसने ड्राइंग करी है, हर क्वार्टर के अंत में कर रहा है, पहले क्वार्टर के अंत में कर रहा है, यानी कि 30 जून को इसने जो है ड्राइंग करी होगी सबसे पहले, और आखिरी ड्राइंग करी होगी आखिरी क्वार्टर के आखिरी दिन, यानी कि 31 मार्च। तो जो 30 जून है वहाँ से बचे हैं 9 महीने साल खत्म होने में, और 31 मार्च से 0 महीने, क्योंकि 31 मार्च को तो साल खत्म ही हो जाता है। तो यहाँ पे 9 + 0, ये दोनों फिगर्स की मुझे एवरेज लेनी है। तो 9 + 0 / 2, यानी कि 9 / 2 = 4.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स। तो 12 का आंसर है ए, 4.5 मंथ्स। ठीक है, ओके। 13th, ऑन 1 अक्टूबर 2020
Zan extended loan to his partnership firm without any agreement of 10,000. His interest for year ending 31 दिसंबर 2020 is, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10,000 का लोन दिया है फर्म को जैन ने। तो यहाँ पे, और दिया कब है ये भी ज़रूरी है, 1 अक्टूबर 2020 को दिया है। यानी कि फर्म ने इसका पैसा इस साल कितने महीने यूज़ किया है, अक्टूबर से लेकर साल ख़त्म होने तक, तो यानी कि 6 महीने। तो हम पहले क्या करते हैं, पहली बात तो यहाँ पे लिखा है कि अग्रीमेंट भी नहीं है, तो हम किस रेट से इंटरेस्ट देंगे जैन को, 6% से। तो 6% पर एनम अगर हम लगाएं तो ये निकल के आएगा, ये आएगा 600, ठीक है। और अच्छा एक बात और लिखी है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को नहीं, 31 दिसंबर को। तो यानी कि 1 अक्टूबर को लोन लिया फर्म ने और केवल 31 दिसंबर तक यूज़ किया, यानी कि कितने महीने, 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज करती है फर्म। तो यहाँ पे हमारे कितने महीने यूज़ किया फर्म ने ये लोन, 3 महीने। तो जो भी आपका आंसर आया है 6% पर एनम लगा के, उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा 3 महीने के हिसाब से, क्योंकि 6% पर एनम वाली जो फिगर निकल के आ रही है, जो हमारी जैसे यहाँ पे आई 10,000 का 6% 600, तो वो 600 पूरे साल को बिलोंग करता है कि अगर पूरे साल यूज़ करती फर्म ये पैसा लोन का तो 600 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन केवल 3 महीने की है, तो इसका हो जाएगा इसलिए हमारा 600 इंटू 3/12, और इसका मतलब हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 4, और इसका आंसर आ जाएगा 150। तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा 150 इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म द्वारा किसको, जैन को, क्योंकि ये इंटरेस्ट, ये जो लोन है ये 3 महीने यूज़ किया गया है केवल, और बाय डिफ़ॉल्ट हम 6% पर एनम से इंटरेस्ट देंगे, और इनके अकाउंट्स क्योंकि 31 दिसंबर को ही क्लोज हो रहे हैं, तो 3 महीने ही यूज़ किया है फर्म ने लोन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार्ट ज़रूर बनाना, और ज़रूर इसको कुछ दिन बाद खुद से भी एक बार करके दोबारा देखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफ़ी इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है दे रखी है अलग सी। नाउ क्वेश्चन 14 जो है बोल रखा है कि अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवन फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 9 lakhs. ही विड्रू 60,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री विद अ फिक्स्ड कैपिटल 9 lakhs की है, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं, ठीक है। फिक्स कैपिटल लिखते ही हमें ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे वो वाला मेथड फॉलो हो रहा है जिसमें हर पार्टनर के 2 अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल और करंट। तो यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि वो 60,000 विड्रू करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अब हम मान के चलते हैं कि ये ड्राइंग्स उस तरह की है जिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है, यानी कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। ये मान के हम चलते हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि ड्राइंग्स वही वाली है जिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा फर्म द्वारा। नाउ इसमें जब ड्राइंग करी होगी इस बंदे ने तो एंट्री क्या पास हुई होगी, तो तब एंट्री पास हुई होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग करिए तो कैश निकाला होगा, और जब भी ड्राइंग करते हैं तो डेबिट होता है, ओपन करते हैं हम डेबिट करके ड्राइंग्स अकाउंट। अब जब लेकिन ये इफेक्ट हम ट्रांसफ़र करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में, तो एंट्री क्या पास होगी हमें ये बताना है। तो आप देखिए ड्राइंग्स अकाउंट का इफेक्ट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं करंट अकाउंट में, तो ड्राइंग्स अकाउंट जो ओपन करते हुए डेबिट हुआ था वो क्लोज हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और हम यहाँ पे जो है करंट अकाउंट में जो ड्राइंग्स उसने की उसका इफेक्ट डाल रहे हैं, तो हम अपने बेसिकली उस पार्टनर के प्रति लाइबिलिटी फर्म रिड्यूस करेगी, तो करंट अकाउंट वो डेबिट कर देगी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, अमन का करंट अकाउंट अल्टीमेटली डेबिट कर दिया जाएगा और ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा क्रेडिट करके, क्योंकि ओपन जब किया था तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया था। तो इसका आंसर होगा 14 का सी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तरह से इसने पूछी जो एंट्री आपसे वो दूसरी एक तरह से कि जब ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज करके आप उसका इफेक्ट करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली लेकिन 2 एंट्रीज पास होती है जब ड्राइंग करते वक्त, क्योंकि वो कैश विड्रॉ करता है, तो हम यहाँ पे जो है पहली एंट्री जो होती है जो आपको ऑप्शंस में दिखेगी नहीं, वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज करते हैं और उसका इफेक्ट हम करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट एज द केस मे बी में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं इसका इफेक्ट, क्योंकि ड्राइंग्स हम मान रहे हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा सी, अमन्स करंट अकाउंट टू ड्राइंग्स अकाउंट 60,000।
नाउ 15, तो 15 यहाँ पे EFG है और पार्टनर्स जो है 332 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और जी को हमने जो है 80,000 की मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दे रखी है, जो कि अगर डेफिशिएंसी आती है तो बॉन्ड करेगा, बियर करेगा, सहेगा कौन? ई। तो यहाँ पे जो है 3,12,000 हमारे पास जो है नॉर्मली प्रॉफिट राइज हुआ, और उसको हमने जब अपने बांट के देखा तो आप करके देख लेना, 3,12,000 को जब आप 332 में बांटोगे तो डेफिशिएंसी आएगी जी की कितने से? 2,000 से, क्योंकि जी का जो प्रॉफिट शेयर है वो बनेगा 78,000। तो यहाँ पे होगा ये कि एक डेफिशिएंसी, क्योंकि कह रखा है कि ई बियर करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी कितनी बियर करेगा ई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 80,000 की गारंटी दे रखी है, लेकिन नॉर्मल रूट से जो जी का प्रॉफिट आया है वो बना है 78,000, तो डेफिशिएंसी अराइज हुई है 2,000 की, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 15 का हो जाएगा डी 2,000। और ये 2,000 डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा? ई। तो उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिल रहा होगा वहाँ से हम 2,000 काट देंगे, और ई को 2,000 रुपये कम मिलेगा, क्योंकि ये 2,000 रुपये डेफिशिएंसी पूरी करने में यूज़ होगा जी की, ठीक है। और जी को फिर हम पूरे 80,000 देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर खुद से एक बार करके देख लेना, मैंने केवल आपको गाइड कर दिया है कि क्या क्या आएगा इसमें। नाउ 16 में अ पार्टनर विड्रॉ डैश ऑन 30 सितंबर 2021, तो 30 सितंबर 2021, और डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10%, द टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड वाज 1,000। तो यहाँ पे सिंपली आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है जनरली, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जितना अमाउंट आप विड्रॉ करते हो, अगर सिंगल अमाउंट है तो सिंगल अमाउंट लिख देते हो, नहीं तो टोटल अमाउंट दे रखा है किसी तरह से निकाल सकते हो ड्यूरिंग द ईयर वाला, तो वो निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे तो बस एक ही दिन ड्राइंग की गई है, तो वही हमारा टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट रखा इंटू रेट बाय 100 इंटू जो भी पीरियड जितना यूज़ किया उस पैसे को फॉर्म ने, वो ऊपर रख के नीचे 12। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो निकाल रखा है, तो आपको सिंपली बताना है कि विड्रॉ कितना किया होगा 30 सितंबर को। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक बार आप लिख लेना चाहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू एक्स वो अमाउंट है जो इसने विड्रॉ किया होगा, इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये करके आप एक्स को सॉल्व कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 रुपये दे रखा है, और ये 6/12 इसलिए क्या है क्योंकि 30 सितंबर को पैसा विड्रॉ किया गया है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? जितने महीने उसने जल्दी निकाल लिया। तो 30 सितंबर का मतलब है उसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने फर्म से जो है पैसा जल्दी ले लिया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इसलिए चार्ज किया जाएगा। तो अब आप एक बार जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और इसका आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर आएगा डी 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो सॉल्व होके आएगा वो होगा 20,000 उसने विड्रॉ किया होगा, और तब जाके 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा 10% पर एनम से, वो बनेगा 1,000 रुपये। हालांकि ये 16 क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ड्राइंग्स के साथ जो इंटरेस्ट लिख रखा है 10%, उसके साथ पर एनम भी लिखना चाहिए था, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा होता तो फिर हम कितने महीने पैसा यूज़ किया क्या है ये हम इग्नोर करते हैं, और सिंपली हम बस अट्रैक्ट कर देते हैं इंटरेस्ट रेट, और जो भी अमाउंट आता है वही जो है फर्म फिर देती है। तो यहाँ पे लेकिन आंसर उन्होंने पीछे 20,000 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आंसर 20,000 ही होगा अगर, लेकिन हम मान के चलें कि उतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जितना महीना पैसा यूज़ किया, पर ये तब होता है जब इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम भी लिखा हो। तो यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन सही है, आंसर भी डी ठीक है 20,000, लेकिन बस इनको क्वेश्चन में 10% पर एनम लिखना चाहिए था, ठीक है। ओके, नाउ 17, तो 17 यहाँ पे क्या है, 17 का आंसर, 17 में सोनू और मोनू अर्न करते हैं प्रॉफिट 3,25,000 ड्यूरिंग द ईयर, और दे हैव डिसाइडेड टू डोनेट 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू एन एनजीओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसका आंसर तो पहली बात तो मैं बताऊँ आपको ए होगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ए एंट्री अगर आप रीड करो कि इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो, उसमें जितना भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा उसको सिंपली इन्होंने सोनू और मोनू में जो है इक्वली बांट दिया है।
लेकिन आप देखोगे कि क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बताया है, नेट प्रॉफिट नहीं सिंपली प्रॉफिट बताया है 3,25,000, और यहाँ पे जो है नीचे इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करते हुए डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किया है 2,92,500। ये क्यों? क्योंकि एनजीओ को देखिए, एनजीओ को जो हम प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं तो एनजीओ इनसाइडर नहीं आउटसाइडर है, इसलिए पहले हम इसको 10% देंगे और फिर जो अमाउंट बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा टेक्निकली, जिसको हम जो है पार्टनर्स के बीच में जो है बांट सकते हैं। तो अब आप ऐसे देखोगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 3,25,000 माइनस 10% ऑफ 3,25,000, तो यहाँ पे 3,25,000 माइनस 32,500 जब आप करोगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट अब आएगा, जो कि नेट प्रॉफिट अब मैं बोलूँगा इस चीज़ को, वो आएगा 2,92,500। तो क्योंकि एनजीओ एक आउटसाइडर है और उसको आप प्रॉफिट दे सकते हो, लेकिन जो भी उसको आप पे कर रहे हो वो एक तरह से एक्सपेंस टुवर्ड्स आउटसाइडर माना जाएगा, तो इसलिए पहले उसको माइनस करेंगे हम, और वो माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट अब बचा उसको मैं नेट प्रॉफिट बोल सकता हूँ, जिसको मैं पार्टनर्स के बीच में बांट सकता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए इसकी एंट्री होगी ए, और यहाँ पे हमने जो है सोनू और मोनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो वो क्रेडिट हो रही है, और ट्रांसफ़र करते हुए हम जो है बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और डेबिट कर रहे हैं ये अमाउंट, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल अकाउंट में। तो ये इसलिए जो है 17 का आंसर होगा ए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं तो आप 3,25,000 को ही बांट दोगे तो वो लेकिन गलत होगा। तो यहाँ पे एनजीओ को जो पेमेंट हमने कर दी है वो आउटसाइडर के प्रति है, इसलिए पहले उसको जो देनी है पेमेंट वो माइनस करिए, तब जाके हम पहुँचे हैं नेट प्रॉफिट तक। ठीक है, ओके। 18 का होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डैश टू डैश अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आउटसाइडर को करी जाने वाली एक पेमेंट मानी जाती है। तो पहली बात तो ये आएगी कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट तो डेबिट होना चाहिए। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा आंसर सी, कि हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक एक्सपेंस है टुवर्ड्स आउटसाइडर, तो इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 19 करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर शर्मा एट द रेट 10% पर एनम आर डैश इफ यू विड्रू 10,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसको तो आप एक बार करके देखना। तो यहाँ पे हम हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हैं 10,000, तो टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा 40,000। ठीक है, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है इस हिसाब से, एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। तो यहाँ पे आप इस तरह से निकाल लोगे। एवरेज पीरियड यहाँ पे कितना आएगा? तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पहली बार ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को, और लास्ट बार ड्राइंग होगी 1 जनवरी को। तो यहाँ से 12 + 3 यानी कि 15, और तो 7.5 महीने यानी कि 7.5 मंथ्स हो गए हमारे यहाँ पे एवरेज पीरियड। कुल मिला के इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी 2500। तो एक बार आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना और आ जाएगा आपका आंसर 2500 डी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ यहाँ पे 20 जो है फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 20,000 एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर। तो यहाँ पे जो है सिंपली हमें बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में राइट द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहली बात तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, कि प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र हम करते कैसे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि क्रेडिट कर देते हैं वो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे बस सवाल ये है कि 20,000 ट्रांसफ़र होगा या कुछ और। तो क्योंकि देखो 20,000 प्रॉफिट आया था, लेकिन हमने पार्टनर को रेंट भी पे करना है, जो कि जिसकी अकाउंटिंग अभी हमने नहीं की है, यानी कि वो 5,000 जो हमने रेंट पे करना है पार्टनर को, तो वो हमने काटे नहीं है। अच्छा, काटने क्यों ज़रूरी है? काटने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है या जो रेंट पे करते हैं हम पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करने की वजह से, कि दोनों ही पेमेंट्स आउटसाइडर के प्रति की जा रही हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए एक्सपेंस होता है फर्म के लिए आउटसाइडर के प्रति। तो इसलिए 20,000 जो प्रॉफिट आया है उसमें से मैं पहले 5,000 रेंट का भी माइनस करूंगा, तब जाके मेरा आएगा नेट प्रॉफिट कितना? 15,000। और इसलिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 15,000 ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
और ट्रांसफ़र करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ट्रांसफ़र होते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये पैसा क्रेडिट होते हुए आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर एक बार आप ध्यान से देखना सारी एंट्रीज को, जो सुटेबल आंसर है इसका वो है सी। ठीक, और बाकी 15,000 का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि 20,000 क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है जब सारे पेमेंट जो आउटसाइडर को होनी है वो कट पिट के जो पैसा बचता है वो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि उसी को हम टेक्निकली नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो खैर 20 का हो गया सी। नाउ 21 का हमारे पास है, इन अ फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ओके, और नेट प्रॉफिट जो आपको बता रखा है वो है 88,000। यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे ये जैसे हम कमीशन में 2 केस नहीं बनाते थे कमीशन कैलकुलेट करने के लिए, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, और आफ्टर चार्जिंग के केस में हम बेसिकली नीचे रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते थे। तो ये वही वाला चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लाइन लिखी है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व, यानी कि आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कि इसको डिडक्टिंग को आप चार्जिंग भी बोल सकते हो, आफ्टर चार्जिंग ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग रिजर्व, यानी कि रिजर्व ट्रांसफ़र करते वक्त आप परसेंटेज अप्लाई करके जो कैलकुलेट कर रहे हो रिजर्व का अमाउंट, वो रिजर्व भी चार्ज करके, यानी कि रिजर्व भी डिडक्ट करके जो अमाउंट निकलना चाहिए उस हिसाब से निकाल रहे हो। तो यहाँ पे ये दूसरा केस है। तो क्योंकि और पता लगा है मैं यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व, यानी कि आफ्टर डिडक्टिंग रिजर्व करके आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसलिए ये दूसरा केस है। और इसलिए हमारा जो प्रॉफिट जिस पे हमें परसेंटेज अप्लाई करनी है, नीचे जो है मैं 100 नहीं 100 प्लस 10 यानी कि 110 हो जाएगा। और इसलिए कुल मिला के 21 का आंसर आ जाएगा हमारा बी, 8,000। तो अमाउंट ट्रांसफ़र जो होगा रिजर्व में वो होगा इज इक्वल टू 88,000 इंटू 10/110, और ये आंसर आ जाएगा 8,000। और यहाँ पे नॉर्मल केस होता तो मैं 88,000 का 10% ले लेता और आंसर आता 8800, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखी है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व, यानी कि एक तरह से केस है आफ्टर चार्जिंग वाला, आफ्टर डिडक्टिंग वाला, तो इसलिए मैं नीचे रेट के नीचे 100 में रेट प्लस कर देता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा, यहाँ पे इसलिए इसका आंसर आएगा 21 का बी, 8,000। नाउ अब हम बात करते हैं 22 की। तो नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। तो कोई भी इंटरेस्ट जो है चार्ज नहीं करती फर्म पार्टनर से अगर ये 2 बातें हैं, नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड या एब्सेंस ऑफ डीड, तो दोनों ही केस में जो है हम चार्ज नहीं करते। तो इसलिए 22 का आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। 23 अ पार्टनर इज डैश टू द फर्म, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, बोथ। हर पार्टनर फर्म में काम करते हुए प्रिंसिपल भी होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए भी, और खुद भी वो एक एजेंट होता है बाकी पार्टनर्स का। इसका मतलब है कि वो जो भी कर रहा है वो बाइंड करेगा बाकी पार्टनर्स को भी, और एक पार्टनर की गलती यानी कि सभी पार्टनर्स के ऊपर आ सकती है। इस लाइन का मतलब ये होता है। तो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है एक दूसरे का, सभी पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है 23 का सी, बोथ ए एंड बी। नाउ 24 लास्ट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ दीज इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जो हमें बियर करना ही करना है और उससे हम बच नहीं सकते, और वो आउटसाइडर के प्रति एक पेमेंट है, एक तरह से एक्सपेंस टुवर्ड आउटसाइडर। तो यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए, रेंट टू पार्टनर, क्योंकि सैलरी तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है जो कि मैं पार्टनर्स को पार्टनर की हैसियत होने की वजह से जो है उसको पे करता हूँ, और वो भी तब अगर उस साल प्रॉफिट राइज होता है और साथ में पार्टनरशिप डीड में भी मैंने ये बात लिख रखी हो कि मैं सैलरी देना चाहता हूँ। रेंट टू पार्टनर एक पेमेंट है जो होती पार्टनर को ही है, लेकिन वो माना ही जाता है कि फर्म की तरफ से आउटसाइडर को पेमेंट हो रही है, इसलिए वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि वो बियर करना ही करना पड़ेगा फर्म को। इवन इफ उस साल लॉस हो तब भी ये पेमेंट जो है रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एक्सपेंस के तौर पे उस साल। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ हमने क्वेश्चन 24 तक डिस्कस कर लिए। अब हम दूसरी नेक्स्ट पार्ट में 25 से लेकर कोशिश करेंगे 50 तक हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। इस तरह से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें जितने भी 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं मैं सारे डिस्कस करा दूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप
अपनी तरफ से कभी भी ट्राई करो और दोबारा कभी भी आपको उसमें डाउट आए तो आप इन वीडियोस को बार बार देख सकते हो। और अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लगे तो प्लीज़ यूट्यूब पे 0.75x पे आप देखना है इसको, क्योंकि समझ आना ज़रूरी है कि कोई आंसर जो है ए आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बी सी डी। आंसर ठीक होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना कि क्यों ये ठीक हुआ या क्यों ये गलत हुआ, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, इन वीडियोस का फ़ायदा तभी होगा अगर आप पहले ट्राई करोगे, पहले अपनी तरफ से जो है अपने डाउट्स इकट्ठे करोगे और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे, तब आपको फिर भी जो है जल्दी जल्दी समझ आएगा और तब आपको जितने भी डाउट्स हैं वो भी जो है अच्छे से तब समझ आएंगे क्योंकि आपने उनको पहले ट्राई किया था अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। ये था हमारा पार्टनरशिप फॉर्म अरिहंत लेसन 1 उसका पार्ट 1।